गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो अपन ने कैपेसिटर जो चैप्टर था वो फिनिश किया। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत या विद्युत धारा। धारा का मतलब क्या है? हाँ, जल धारा एवं ऊष्मीय धारा की भांति ही विद्युत धारा होती है। जल धारा का बहाव कहाँ से कहाँ तक होता है? उच्च स्थल से निम्न स्थल की ओर। नेचुरल प्रवाह बता रहा हूँ मैं, नेचुरली। ऐसे तो मोटर लगा के ऊपर भी फेंक सकता है। तो जिस प्रकार से जल धारा जाती है आपकी उच्च बिंदु से निम्न बिंदु तक, है ना। पानी ऊपर से नीचे ऑटोमेटिकली फ्लो करता है, मोटर नहीं लगानी है, ठीक है। निम्न की ओर। उसी प्रकार से ऊष्मा किधर से किधर बहती है, हीट किधर से किधर बहती है। तो ऊष्मीय धारा जो है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। और जो विद्युत धारा है वो कहां से कहां की ओर बहेगी? अच्छा, जल धारा में उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर जल बहता है, जल के अणु खुद बहते हैं। जल का प्रवाह होता है। और ऊष्मीय धारा में ऊष्मा का प्रवाह होता है। और विद्युत धारा जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह होता है। लेकिन किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है। बहने वाला आवेश जो चीज है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन तो नहीं कह सकते, या अल्फा कण जो भी है वो बह रहे हैं, या आयन बह रहा है, कोई पद धनायन ऋणायन बह रहा है, तो आवेश बह रहा है। लेकिन आवेश का प्रवाह हो रहा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ये विद्युत धारा के अंदर हो रहा है। पर आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा नहीं कहते, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, परिभाषा में क्या लिखूंगा? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर। आवेश का प्रवाह नहीं, यानी कि 100 कूलम आवेश प्रवाहित हो गया तो विद्युत धारा 100 नहीं हुई। मान लो 100 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ, उसको प्रवाहित होने में 2 सेकंड लगे, तो विद्युत धारा 50 एम्पियर होगी, कूलम प्रति सेकंड दर, यानी कि कितना आवेश प्रति सेकंड बह रहा है, वो देखना आवश्यक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। विद्युत धारा के बारे में अपन कुछ बात कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के ताप पर लिखते रहेंगे, चालकों में उपस्थित असंख्य इलेक्ट्रॉन, असंख्य मतलब ये नहीं उसकी संख्या नहीं है, हालांकि है, अरबों खरबों है। चालकों में उपस्थित असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से यादृच्छिक दिशाओं में गतिशील होते हैं। यह प्रैक्टिकली देखा गया बच्चों कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो तो धातु है या कोई भी चालक है उसके परमाणु से बंधे हुए, वो तो वहीं घूम रहे हैं।
ये परमाणु यहाँ है, ये परमाणु यहाँ है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, या यूँ कह सकते हैं वो वहाँ से मुक्त होते हैं। तो वो यहाँ चक्कर लगा रहा है, फिर रेंडमली यहाँ से निकल के उसके पकड़ में आ गया, फिर इधर आ गया, रेंडमली इधर उधर चलता रहता है। और उसके जो इधर उधर जाने की स्पीड होती है वो लगभग 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि अगर मैं इसको मीटर को किलोमीटर मत लूँ 10⁵3, तो फिर बचेगा 10⁵2, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में उदयपुर से चित्तौड़ पहुंच जाए, इतनी स्पीड से वो रैंडमली चलता है। तो एक बात बताओ, मुक्त इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर ऑटोमेटिकली चालकों में अगर इतनी स्पीड से दौड़ रहा है तो इस पे है आवेश, तो आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो फिर अपने को करंट क्यों नहीं लगता? अगर अपन लोहे का चम्मच पकड़ते तो ऑटोमेटिक करंट क्यों नहीं लगता? उसमें इलेक्ट्रॉन है और वो इधर उधर प्रवाहित हो रहा है, तो फिर करंट क्यों नहीं लगता? उसका कारण सुनना, से ये यादृच्छिक दिशाओं में गतिशील होते हैं, जिस कारण उस चालक में परिणामी या प्रभावी विद्युत धारा शून्य होती है। ओके, इसलिए करंट नहीं लगता, क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह उधर हो रहा है, उसी क्षण इतने असंख्य ना कि कोई न कोई उसके जस्ट अपोजिट आ ही रहा है। कोई ऊपर जा रहा है तो कोई न कोई नीचे उस समय आ ही रहा है, कोई इधर जा रहा है तो कोई न कोई उसके विपरीत आ ही रहा है। इतना रैंडम है, जैसे कैटेसिज्म पढ़ा था ना, अनंत तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे, ढेर सारे है ना, 10⁻23-24 तक इतने सारे मुक्त कण जो गैस के हैं वो इधर उधर मान लो भाग रहे हैं 1 मोल गैस में। तो उनके वेग इस प्रकार से होता है कि उनकी औसत वेग जो होता है उनका शून्य होता है, क्योंकि वो रैंडम होते हैं। तो ये भी यादृच्छिक दिशा में होने के कारण उस चालक में अपने को करंट नहीं लगता है। अब सुनना, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं जो सुनना, यदि कोई चालक तार के रूप में ले लिया अपन ने, यदि चालक तार के सिरों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, यानी हम बाहर से एक बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है, किया जाए, तो समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गतिशील हो जाते हैं। ओके, एक ही दिशा में क्यों आ रहा है गतिशील, अभी देखते हैं। वापस डायग्राम बना था इसका, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले रैंडमली चल रहे थे, जिसकी मर्जी पड़ रही है जो उधर जा रहा है, बट नाउ वी हैव अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कोई विभवांतर आरोपित किया, चालक तार है मान लो इस प्रकार से। तो ये काम करेंगे, पहले वाले में तो छोटा सा लिखेंगे, प्रभावी विद्युत धारा शून्य होती है। यहाँ एक छोटा सा चित्र बना लो, जगह बची हो तो, कि मान लो चालक तार और यहाँ पे ये मान लो कोई पृष्ठ ले लिया, उससे मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जस्ट अपोजिट जा रहा है, ऐसा छोटा सा चित्र बना लो। अब इसके एक ही दिशा में गतिशील होने वाला चित्र बनाना है कि मान लो अपन ने बैटरी लगा दी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे एक विभवांतर आ गया और एक विद्युत क्षेत्र आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर विद्युत क्षेत्र ई होता है, आपको पता ही है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, विद्युत क्षेत्र ई लगने के कारण सारे के सारे किधर गतिशील हो जाएंगे, याद करो, भूल गए इतना जल्दी, ऋणात्मक आवेश पर विपरीत दिशा में बल लगता है, याद आया। तो अब सारे के सारे विपरीत दिशा में इस प्रकार से गतिशील हो जाते हैं, है ना। आप अगर 5 से नहीं बनाओ तो भी चलेगा, मैंने बना दिया क्यों पता नहीं, ठीक है। इस प्रकार से यह गतिशील हो जाते हैं। जिनका वेग अत्यंत कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। अब उल्टा ये एक साथ जा रहे तो बहुत कम स्पीड से जा रहे हैं, ये कारण हम पढ़ेंगे कि ये बहुत कम स्पीड से क्यों जाते हैं, ठीक है। इनका वेग अत्यंत कम होता है, परंतु
एक ही दिशा में होने से परिणामी विद्युत धारा बहने लगती है। सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर एक इलेक्ट्रॉन आगे खिसका है तो वो इतना धीरे धीरे जा रहा है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अपन ने इधर से बटन दबाया और वहां लाइट चालू, तुरंत तार है हजारों किलोमीटर दूर है, यहां से बटन चालू किया और उधर लाइट जल जाएगी, बल्ब जल जाएगा आपका। तो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड इतनी ज़्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन तो इतना कम स्पीड से जा रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, सोचो, इसको थोड़ा समझो कि मान लो बहुत सारे बच्चे लाइन लगा के खड़े हैं और इस वाले को तुमने हल्का सा धक्का दिया और एकदम ये फिट है, तो ये जैसे इधर धक्का दोगे ना तो सीधा वो धक्का वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनना कि ये मान लो मार्कर है, ये मार्कर में ये सारे कण उपस्थित हैं प्लास्टिक के। मैंने इस कण को जैसे ही धक्का दिया, सारे कण एक साथ वी वेग से जाएंगे, तो यहाँ वाला जैसे ही वी वेग से हल्का सा आगे बढ़ा, वो भी आगे बढ़ गया। कितना ही दूर था भले, देखो ध्यान से, उसी क्षण वो आगे बढ़ रहा है। तो तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इधर से जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन पे बल लगा, धक्का लगा, उधर वो वाला भी आगे खिसक गया। तो एक तरीके से करंट यहाँ से वहां पहुंच गया, या फिर क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ पहुंच गया एक झटके में, एक सेकंड में। तो अच्छा, धारा की दिशा जो होती है वो हमेशा धनावेश के बहने की दिशा में होती है। ऋणावेश ऐसे बह रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है, तो उसकी दिशा की उल्टी दिशा में धारा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो परिणामी धारा बहने लगती है। और विद्युत धारा की जो स्पीड है, ध्यान से सुनना, विद्युत धारा या जो बह रही है धारा, बहने वाली विद्युत धारा की स्पीड, भले इलेक्ट्रॉन इतनी कम स्पीड से भाग रहे, पर बहने वाली विद्युत धारा की स्पीड 50% से 99% ऑफ सी होती है। सी मतलब प्रकाश का वेग। ओ माय गॉड, यानी 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतनी स्पीड होती है प्रकाश का वेग। यानी आपको मान लो यहां से लगाकर, वैसे ऐसा है नहीं है ना, परंतु मान लो यहां से लगाकर एक पूरी पृथ्वी पे घुमा के वापस एक वायर ले आऊं, पूरी पृथ्वी पे घुमा के वापस वायर ले आऊं, फिर बल्ब जलाऊं, इधर बटन चालू करूंगा और उधर तुरंत बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देख लो, 10 की ये सी प्रकाश का वेग है, उसका 50% भी हुआ, आधा भी हुआ, तो प्रकाश का वेग होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ होता है ना मीटर प्रति सेकंड में, तो 3 × 10⁵ हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड में। मैंने 10⁻³ को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 3 × 10⁵ का मतलब होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है। और 50% भी मान लूँ मैं, तो उसका आधा हो गया, और आधा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, 3 लाख नहीं तो 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जबकि पूरी पृथ्वी को अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे तो 2πr 6 × 6 × 36,000 किलोमीटर ही होता है। कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 36,000, यानी कि 36,000 को अगर मैं लगभग कितनी बार करूँ, लगभग 5 बार करूँ, यानी पृथ्वी के 5 लपेटे लेके वायर फिर बल्ब जलाऊँ ना, तो हो सकता है कि इधर से बटन चालू किया, टक, फिर बल्ब जला 1 सेकंड बाद, पृथ्वी के 5 सिरे। तो कितनी ज़्यादा स्पीड आप समझ सकते हो। फिर दूसरी बात यह, 50 से 99% क्यों वेरी करता है, क्योंकि अलग अलग वायर जो है उसका अलग अलग प्रतिरोध हो सकता है, और प्रतिरोध जिसका ज़्यादा होगा उसमें धारा का मान क्या आता है, थोड़ा सा कम आता है। तो फिर ये थोड़ा इसलिए वेरी करता है। बस ये आपको जस्ट डेटा याद रखना है। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन 10⁵ की स्पीड से चल रहे थे, जबकि जैसे विद्युत क्षेत्र लगाया तो इनकी स्पीड 10⁻⁻4 या 10⁻⁻5 के आसपास हो जाती है मीटर प्रति सेकंड में। परंतु करंट इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड जो होती है वो प्रकाश के वेग का 50% से 99% तक की होती है। ये याद रख लोगे। चलिए, तो अब यहाँ अपन फाइनली विद्युत धारा के बारे में एग्जैक्टली क्या कमेंट करने वाले हैं। तो हमने एक बार तो मैंने शॉर्ट में लिखा दिया था, विद्युत धारा किसे कहते हैं, कि आवेश के प्रवाह की दर। परंतु रूम टेम्परेचर पे जो आवेश प्रवाहित हो रहा था उसमें फिर विद्युत धारा 0 क्यों ली थी, है ना। तो एग्जैक्टली अपन उसका कारण लिखते हुए नई परिभाषा लिखेंगे। तो अतः अब फाइनली अपन कंक्लूजन पे आए हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, जो लिखेंगे हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट
किसी तार के अनुप्रस्थ काट से, सुनना, एकांक अनुप्रस्थ काट मत लिख देना, एकांक अनुप्रस्थ काट नहीं, कोई भी एक अनुप्रस्थ काट ले लिया, वहां से अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले परिणामी आवेश के प्रवाह की दर को धारा विद्युत कहते हैं, या विद्युत धारा कहते हैं, या सिंपल धारा कहते हैं। पर ध्यान रखना, विद्युत धारा की बात हो रही है। ये इसलिए कि अनुप्रस्थ काट में पहले रूम टेम्परेचर की बात करूं तो पहले भी तो आवेश प्रवाहित हो रहा था, परंतु कुछ इधर जा रहा तो कुछ इधर जा रहा, परिणामी आवेश क्या हो गया, शून्य हो गया। तो परिणामी आवेश लेना है। और सुनना, एकांक अनुप्रस्थ काट नहीं है, यानी कि अपॉन में ए नहीं आएगा। सिंपल आप क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन टी, जो भी समय अंतराल है वो, कोई ए नहीं आ रहा है, एकांक अनुप्रस्थ काट नहीं लिया, बस जस्ट एक काट ले लिया है जिससे जाने वाले इस गिने, आने वाला आया तो वो माइनस कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2, बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी। तो सुनना, एसआई यूनिट ऐसे देखा जाए तो आवेश की होती है कूलाम, और इसकी होती है बटा में सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड, या एक नया यूनिट है, मतलब इसका नया नाम है, और वो है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। एम्पियर को शॉर्ट में ए से लिखते हैं, ठीक है। ये हुई इसकी एसआई यूनिट। सुनना, दूसरी है इसकी सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है, ध्यान से देखना। इसकी सीजीएस यूनिट होती है बायो, ये टी साइलेंट है ना, बायो बोलते हैं इसको, ठीक है, या बाई, ठीक है। अब मेरी बात और ध्यान से सुनना, इन दोनों में संबंध क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऐसा यूनिट लंबाई की है मीटर, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर, संबंध क्या है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से ऐसा यूनिट बल की है न्यूटन, सीजीएस यूनिट है डाइन। दोनों में संबंध क्या है, तो हमने एक विमी विधि में प्रयोग करके, सॉरी एक्सपेरिमेंट, क्या वो एप्लीकेशन यूज करके निकाला था, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, याद आया। उसी प्रकार से 1 एम्पियर में कितने बायो होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो ध्यान से लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं संबंध, क्या कर दिया, हाँ, संबंध देखना कि 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर 1/10 EMU प्रति सेकंड। 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड, और 1 कूलाम का जो सीजीएस यूनिट है वो एक तो ESU थी। जनरली अपन इसमें ये जो बायो कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक यूनिट की बात हो रही है। तो मैग्नेटिक यूनिट कितनी होती है आवेश की, EMU। और आपको पता है 1 EMU में 10 कूलाम होते हैं, 1 EMU में 10 कूलाम होते हैं। तो 1 कूलाम में 1/10 EMU हो गया। आपस से रिवाइज कर लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर। तो ये बताओ फाइनली कितना आ गया, 1/10 EMU बटा सेकंड क्या हुआ। जिस प्रकार से कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर है, तो EMU प्रति सेकंड यानी सीजीएस यूनिट जो है वो बायो है इसकी। तो कुल मिला के 1 बायो बराबर कितना हो गया आपके पास, 10 एम्पियर। या इसका उल्टा भी करवा सकता था कि सीजीएस यूनिट होती बायो तो 1 EMU प्रति सेकंड, और 1 EMU मतलब 10 कूलाम, तो 10 कूलाम प्रति सेकंड यानी कि 10 एम्पियर। इस प्रकार से भी मैं आपको लिखवा सकता था। तो आपने क्या क्या देखा, इसकी एसआई यूनिट देख ली और इसकी सीजीएस यूनिट देख ली। तीसरा पॉइंट क्या देखते हैं अपन, विमा, विमीय सूत्र। तो विमा तो इसकी मैंने बहुत पहले लिखवा दी थी, याद करो। हाँ सर, कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे याद करो, जब मैंने विमीय सूत्र की टेबल पढ़ी थी उससे भी पहले मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, और उसके बाद विद्युत धारा। याद आया आपको। तो वहां मैंने कहा था ये बाद में 12th में पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ ही रहे हैं अपन, M0 L0 T0, परंतु A1 होता है, ध्यान रखना। या फिर सिंपल ए भी लिख सकते हो, 1 लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये हुआ विमीय सूत्र। तीसरा, ये किस प्रकार से की भौतिक राशि है, तो ध्यान से सुनेंगे। यह एक अदिश भौतिक राशि है, यह एक अदिश भौतिक राशि है। हालांकि ये मैंने वेक्टर में पढ़ाया था कि यह एक अदिश भौतिक राशि है, ठीक है, जाके नोट्स देख लेना। अदिश भौतिक राशि है,
ठीक है। तो अपन ने इसकी जन्म कुंडली पढ़ ली, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसा यूनिट क्या है, मात्रा क्या है ना, मतलब विमा क्या है, वो सब पढ़ना पड़ता है। तो अपन ने वो फिनिश किया। चलिए अब अपन इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। धारा के जो सूत्र पढ़ा अपन ने अभी, है ना, तात्क्षणिक मान और औसत मान बता देता हूं मैं, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे अभी, विद्युत धारा का औसत मान। हाँ भाई, आपको याद है वेग का औसत मान क्या लिखते थे? हाँ, एक जनरल सूत्र 2v1 v2 वो v1 प्लस v2 वो मत बोलो, डायरेक्ट जनरल सूत्र क्या है? तो औसत चाल का सूत्र था कुल दूरी बटा कुल समय, और औसत वेग का सूत्र था कुल विस्थापन बटा कुल समय। उसी प्रकार से जब औसत मान निकालना है धारा का, आई एवरेज, तो मैं लिख रहा हूं कुल आवेश प्रवाह या प्रवाहित कुल आवेश, ये प्रवाह को मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं, प्रवाहित कुल आवेश बटा समय अंतराल, यानी कि आई एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है मेरे पास सिग्मा क्यू, जितना बहा आवेश और जितना उसको समय अंतराल लगा डेल्टा टी, ये हो जाता है आपका एवरेज मान। तात्क्षणिक मान क्या होता है? तो ध्यान से देखना, तात्क्षणिक मान यानी कि किसी क्षण विशेष पर मान, और वो मैंने आपको बहुत पहले समझा रखा है कि किसी भी फंक्शन का तात्क्षणिक मान निकालना हो तो उसका अवकलन करते हैं। यानी कि अगर आपको आई इंस्टेंटेनियस चाहिए तो लिमिट जो समय अंतराल है उसको बहुत छोटा कर दो, 0 के आसपास कर दो, तो ये किसी क्षण विशेष टी पर आ जाएगा। आपके पास सिग्मा क्यू अपॉन डेल्टा टी है, और ये जो सिग्मा क्यू है जो आवेश प्रवाहित हुआ है उसको फिर ये डेल्टा टी ऐसे लिमिट टी 0 करने के बाद ये बन जाता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि अवकलन करने जैसा बन जाता है। और अगर ये आई बराबर डी क्यू बाई डी टी से आता है तो क्यू बराबर कैसे आ सकता है? तो डी क्यू बराबर क्या मैं लिख सकता हूं? आई डी टी। तो यानी कि आवेश से अपन धारा निकाल सकते हैं तो धारा से आवेश भी निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से समाकलन करते हुए कुछ भी ले लो, 0 से q तक इसकी लिमिट, 0 से t तक इसकी लिमिट। तो इस प्रकार से अपन ने ये क्या मान देख लिए, औसत मान और तात्क्षणिक मान देख लिए, जो कि अपन पहले वेगों के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए पढ़ चुके थे ऑलरेडी, है ना। ये कोई टफ टास्क है नहीं। अभी अपन इस पर कुछ प्रश्न करेंगे तब आपको पता पड़ जाएगा कि ये उपयोग में कैसे लाने होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, ध्यान से सुनना, चूंकि आवेश संरक्षित होता है, अतः, है ना, आवेश को उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते, एक सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। तो आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। अतः किसी तार में एंटर होने वाला आवेश, एंटर होने वाला को क्या बोलते हैं अपन? अंदर घुसने वाला, है ना। तार में घुसने वाला आवेश, तार से निकलने वाले आवेश के बराबर होता है, के तुल्य होता है। भाई वही पाइप में अपन ने बर्नौली थ्योरम में नहीं पढ़ा था कि इधर से मान रो A1 V1 बराबर A2 V2, प्रवाह दर निश्चित होती है, याद आया? सातत्य समीकरण याद आया? तो उसमें क्या लिखा था कि मान लो 1 लीटर पानी अंदर से घुसा पाइप में, तो पाइप भ्रष्टाचार तो कर नहीं रहा है कि वो पानी पी जाएगा, खा जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा पानी पैदा कर देगा। हाँ, पाइप लीक नहीं होना चाहिए ना। तो जितना पानी इधर से घुसा है उतना ही उधर निकलना है, डेफिनेटली उतना ही निकलना है। उसी प्रकार से बच्चों आवेश भी
तार के एक सिरे से घुसा तो दूसरे सिरे से उतना ही निकलेगा, क्योंकि आवेश अंदर न तो पैदा हो रहा है और न ही वो वहां से नष्ट हो रहा है। तो तार में, किसी तार में घुसने वाला आवेश तार से निकलने वाले आवेश के तुल्य होगा। अतः यानी कि मान लो एक तार पतला है, इसके आगे थोड़ा मोटा तार आ गया, ये इस प्रकार से, फिर मान लो वापस से थोड़ा कम मोटा तार आ गया इस प्रकार से, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से धारा आई जा रही है, I1, मान लो बहुत सारे कह रहे हैं नहीं इसमें I1 है, और फिर यहाँ वो बोल देता है कि नहीं नहीं इसमें I2 है, और इसमें बोल देता है कि नहीं नहीं इसमें I3 है। अरे कोई I1 I2 I3 नहीं है, तीनों बराबर धाराएं होगी। बात समझ में आ रही है? तो श्रेणी क्रम में धारा यहाँ लिख भी सकते हो, ये तीनों वायर जो है वो श्रेणी क्रम में हो गए कि नहीं हो गए, 1/1/1 है ना। श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है, ध्यान रखना। और हमने कैपेसिटर में भी पढ़ रखा था कि श्रेणी क्रम में सब प्रत्येक संधारित्र पर नियत आवेश आता है ना, तो वो वैसे भी देख सकते हो, क्योंकि जो आवेश आके बह के आ रहा है वो धारा ही एक तरीके से, तो श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है। ऐसा भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये डेटा आपको याद रखने का। चलिए, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या जो देखना कि मान लो पहले आवेश एक तार था, सिंपल ऐसा वायर था, फिर हमने बैटरी से करंट फ्लो करवाया, तो जितना आवेश आया उतना आवेश निकल चुका है, तो इस पे आवेश ठहरा ही नहीं, न इससे एक्स्ट्रा आवेश ले गया, तो न तो इस पे एक्स्ट्रा आवेश आया है न इसका आवेश कम पड़ा है तार का। तो पहले उदासीन था तो अभी भी क्या रहेगा, ये उदासीन रहेगा, यूं नहीं कि धारा बहने के कारण ये आवेशित हो गया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पानी के लिए थोड़ा ऐसा नहीं होता है। पानी में क्या होता है, इधर से घुसा उतना निकलता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब अपन इधर से बंद कर देते हैं तो सारा पानी बाहर नहीं निकलता है, कुछ पानी अंदर चिपका रह जाता है, और इस प्रकार से वो पानी के कारण पाइप गीला हो जाता है। पहले सूखा था, प्रवाह के कारण पाइप गीला हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आवेश आ रहे हैं जितना आ रहा है उतने निकल रहे हैं, पर जब हमने सप्लाई बंद की तो यूं नहीं कि आवेश अंदर अटक गए और उधर से निकले ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी है, तो कुल आवेश इसमें क्या है, शून्य है। इलेक्ट्रॉन है अभी इसमें, मान लो एक इलेक्ट्रॉन अंदर से घुसा एक्स्ट्रा, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन है मान लो, इधर से जैसे ही घुसा 11वां आया और वो इधर से पहला वाला निकल गया, तो अल्टीमेटली इसके पास अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन है और अंदर प्रोटॉन भी मान लो 10 थे, तभी ये पहले उदासीन था तो अभी भी ये उदासीन रहेगा। तो इसमें पानी चिपकने जैसा आवेश चिपकता नहीं है। आपको लगेगा कि सर इधर से आ रहा तो वो चिपक ही गया, तो वो फिर उतना उधर से निकल के फाइनली ये क्या रहता है, उदासीन रहता है। तो लिखूंगा मैं, धारा प्रवाह से तार आवेशित नहीं हो जाता, यह पूर्ववत उदासीन ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मैंने बोल दिया है कि ये उदासीन रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे थे, वो ये हो गया। अपना अगला टॉपिक हो जाएगा विभिन्न आवेश वाहक, है ना। धारा प्रवाह जो होता है ना, उसमें आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले कौन कौन से कारक है, विभिन्न आवेश प्रवाह के कारक। या फिर इसकी भाषा थोड़ी मेरे को अजीब सी लग रही है, आप ऐसे लिख सकते हो, आवेश प्रवाह के विभिन्न कारक, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे चालकों में, और हमेशा धातुएं तो चालक होती ही है, तो आप धातुओं में भी लिख सकते हो। तो एक चालक होता ना, उसमें आवेश का प्रवाह कौन करता है। तो अभी जस्ट मैंने ये जो चैप्टर शुरू किया तब क्या बोला था आपको कि जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक भाग से दूसरे भाग में गतिशील होते हैं, और विद्युत क्षेत्र लगाने पर एक सिंगल डायरेक्शन में गतिशील होते हैं। तो चालकों में डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और ध्यान रखनी है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो धारा के विपरीत दिशा में होता है। तो अभी जो मैंने जस्ट इसके पहले क्या लिखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था ना, तो आप चाहो तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ सकते हो। नंबर 2 के बाद शायद नंबर 3 है, जो जोड़ लो, लिख लो
कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो कि विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मैं ऐसा वायर बना देता हूं कि मान लो ये कोई वायर है जिसमें धारा जो है ऐसे आई, धारा ऐसे आई और ऐसे मुड़ के जा रही है। तार यहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं है, टच नहीं है, ठीक है, इसे तार यूं आके फिर थोड़ा ऊपर आके निकल रहा है। टच होगा तो फिर आपको पता है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और फिर ऐसे धारा जा रही है। तो आपको मैं बता दूं कि किसी तार में अगर धारा ऐसे आके ऐसे जा रही है, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इसके उल्टी दिशा में जा रहे हैं, यानी कि वो ऐसे आके फिर ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ एक, हालांकि तार के अंदर है मुक्त इलेक्ट्रॉन, हवा में नहीं है। धारा करंट अगर यहाँ फ्लो हो रहा है तो ऐसा नहीं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन साइड में चल रहे हैं, वो इसके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। तो पर समझाऊं कैसे मैं, पतले से तार में, इसलिए मैं साइड में यहाँ बता रहा हूँ। तो आप इसको सुन रहे हो तो समझ जाना कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो ऐसे हो रहा है, फिर ये ऐसे जा रही धारा, तो इलेक्ट्रॉन यूं उल्टे जा रहे हैं। समझ जाओगे क्या तुम लोग? और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ चालक में। दूसरा देखो, चालक के अलावा दूसरा पदार्थ है कुचालक, लेकिन कुचालक का नाम से ही पता पड़ रहा है जो वो चालक नहीं है। और चालक का मतलब क्या होता है? कार चालक यानी कार ड्राइवर जो कार को ले जाता है। तो चालक जिसमें धारा का प्रवाह हो सके, तो कुचालक में तो प्रवाह होता ही नहीं है ना, जैसे प्लास्टिक, उसमें तो करंट फ्लो ही नहीं होता है। तो फिर दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है बेटा अर्धचालक। ये क्या चीज़ है? देखो, ये तुमने सिर्फ 10th क्लास में जस्ट एक नाम सुन रखा है, बट अब 12th क्लास में तुम्हारा पूरा डिटेल में एक चैप्टर आएगा, और वो कुछ महीने बाद आएगा, जो कि तुम्हें शायद चिंतन सर पढ़ाएंगे। तो वो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पर फिलहाल ये ध्यान रखेंगे कि अर्धचालकों में धारा प्रवाह कैसे होता है। तो अर्धचालक में आवेशों के जो वाहक होते हैं, प्रवाह के जो कारक होते हैं, वो है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इनको प्यार से होल्स बोलते हैं। फिर से मेरे को बोलोगे सर क्या होते हैं, तो मेरा फिर से वही आंसर है, चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऋणावेश है, एक होल होता है जो कि धनावेश है, और इसका हिंदी नाम जो है वो है कोटर। क्या है? कोटर। और ये पॉजिटिव आवेश के होते हैं। तो जैसे कि मान लो ये कोई एक धात्विक नहीं बोलूँगा, धात्विक तो चालक हो गया, कोई अर्धचालकीय पट्टिका है, और अर्धचालकीय पट्टिका में मान लो इधर से इधर धारा बह रही है, हालांकि है ये तार ही, परंतु क्या इसमें तो मेरे को एक सिंगल बार बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, खत्म काम। इसको मेरे को जूम करके दिखाना पड़ रहा है कि मान लो ये अर्धचालक का तार है मोटा, तो अगर इसमें धारा यूं बह रही है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बह रहे हैं विपरीत दिशा में। क्यों? क्योंकि ये ऋणावेशित है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। और जो होल्स जो हैं कोटर, वो धनावेश है। उनका दिखाने का तरीका भी है होल्स, यानी कि ऐसा होल छेद में से बीच में ना, वो ऐसे बह रहे हैं। H लिखूंगा मैं, H पॉजिटिव। तो मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा मान लो IE है। अब इलेक्ट्रॉन यूं बह रहे हैं, होल यूं बह रहे, यूं नहीं सर दोनों विपरीत घटा दे क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन यूं बह रहे तो धारा IE यूं बह रही है, और होल इधर बह रहे तो भी धारा H इधर बह रही है। तो IE प्लस IH बराबर कितनी हो जाएगी? इसकी परिणामी धारा हो जाएगी। और ये कैसे निकालते हैं, ये आपको डरने की जरूरत नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, तीसरा है आपके पास, तीसरा है विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका का नाम आपने सुन रखा होगा, केमिस्ट्री में आपको तरुण सर ने पढ़ाया होगा बहुत सारा, है ना, या फिर जो भी जे थॉमसन के प्रयोग हुए या जो भी ऐसे हुए ना, उसमें याद करो, कुछ नलिका वलिका पढ़ी होगी। तो नंबर 3 लिखेंगे विसर्जन नलिका। उसमें कुछ स्फूलिंग होती है ना, कुछ याद आया ऐसे वर्ड्स? डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, ध्यान से सुनना। तो विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रॉन एंड धनायन होते हैं। होता क्या, मैं बता देता हूं कि बहुत ही निम्न दाब पर एक गैस भरी होती है, और सुनना ध्यान से, इसमें गैस भरी है बहुत निम्न दाब पर, और इधर से इधर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, विद्युत क्षेत्र हाई लेवल का, हाई वोल्टेज का, बहुत ज्यादा वोल्टेज है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है, हवा है, और आवेश को बहने के लिए तार चाहिए, यानी कि कोई माध्यम चाहिए।
बाकी तो सोचो ना कि करंट का तार वहां जा रहा है और अपने को भी करंट आ रहा है, क्योंकि आवेश हवा में से प्रवाहित हो गया। हवा में प्रवाहित नहीं होता है, वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है। याद करो, मैंने बताया था भंजक वोल्ट था, याद आया, ब्रेकिंग वोल्टेज। जब इधर से आवेश दिया तो इतना वोल्टेज है उसका, इधर से आवेश दिया तो उधर हवा में निकल गया। ये बहुत हाई लेवल के वोल्टेज पर होता है। और याद है आपको, जब दो तार जो हैं वो जस्ट पास पास में हो, बहुत ही कम दूरी पर गैप पर हो, तब चिंगारी के रूप में आवेश इधर से इधर प्रवाहित हो जाता है ना। तो वो वाली बात है। यहाँ पे इतना सारा गैप ले लिया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रखना पड़ता है, प्लस दाब, वायु दाब कम रखना पड़ता है। इससे क्या होता है कि वायु के अणु आराम से दूर दूर होते हैं। और इतने इलेक्ट्रॉन पर, इधर मान लो पॉजिटिव आवेश है और इधर मान लो ऋणावेश की प्लेट बना दी, तो क्या होगा कि इस इधर विद्युत क्षेत्र है ना, तो यहाँ जो हवा भरी हुई है, इस हवा के अणुओं में जो बाह्य कोश, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, उन पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा बल। पूरा अणु तो उदासीन है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, परंतु जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है उसके पर्टिकुलर बल पीछे की ओर लगेगा, तो वो उससे बंधन से मुक्त होकर टूट के उधर चला जाएगा। तो जैसे ही वो वहां से टूटेगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो होगा पीछे की ओर, ठीक है। और जो जिस अणु से इलेक्ट्रॉन टूटे वो अणु, या वो जो अणु है वो आयन में परिवर्तित हो जाएंगे, परमाणु। और उन परमाणुओं का जो है वो धनायन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। इसलिए मैं पॉजिटिव को ऐसे गोले में डाल रहा हूं, आप समझ जाना ये कि धनायन है। अब मेरी बात सुनना, 4 इलेक्ट्रॉन टूटे तो वो 4 धनायन होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक धनायन ऐसा है जिसका +2 ही आवेश है, यानी 1 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो। लेकिन धनायन का कुल धनावेश प्लस इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश आपका बराबर रहेगा, ठीक है। हाँ, तो कुल मिला के मैं यूं कहना चाह रहा हूं, यहां धारा एक तो इलेक्ट्रॉन के कारण प्लस एक धनायन के कारण, दोनों मिला के धारा बहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, विसर्जन नलिका। और चौथा इंपॉर्टेंट, चौथा जो है तो आवेश वाहक है ना, वो लिखेंगे, वो है आपका वोल्टामीटर। ध्यान से सुनेंगे, वोल्ट मीटर नहीं बोला है। वोल्ट मीटर तो एक यंत्र है जो कि विभव का मापन करता है या विभवांतर का मापन करता है। तो वोल्टामीटर, इसको प्यार से वोल्टामीटर बोल दिया है। ये सेल या बैटरी का नाम सुना है ना, हाँ, उसको वोल्टामीटर कहते हैं। हो सकता है केमिस्ट्री में आपको पहले ही बता दिया हो। तो वोल्टामीटर में एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। ये आवेशों का प्रवाह करता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। कैसे होता है? एक बैटरी है या सेल है, उसके अंदर एक धनावेशित पट्टिका है पॉजिटिव, और एक ऋणावेशित पट्टिका है नेगेटिव। ये अंदर एक सॉल्यूशन भरा है, लिक्विड, कोई विलयन है जिसको क्या बोलते हैं, अरे विद्युत अपघट्य, ऐसा शायद ऐसा ही नाम है, मैं केमिस्ट्री थोड़ा भूल गया हूँ। विद्युत अपघट्य में क्या होता है कि इसके अंदर जो पदार्थ भरा है उसमें धनायन भी है और ऋणायन भी है। तो धनायन जो है वो तो प्लस से माइनस की ओर, प्लस से तो प्रतिकर्षित होंगे और माइनस की ओर गति करेंगे, तो ये पॉजिटिव वाले हैं वो तो इधर जाएंगे, और नेगेटिव आयन जो ऋणायन है वो पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से मान लो H2SO4 की बैटरी है, तो SO4 माइनस तो इधर जाएगा और H2 प्लस उधर जाएगा, या H प्लस प्लस जो अलग अलग है वो उधर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण नहीं बहती है, एक धनायन के कारण बहती है और एक ऋणायन के कारण बहती है। तो ये धारा प्रवाह के या आवेश प्रवाह के कारक थे या आवेश वाहक थे। तो आप इसकी हेडिंग में यूं भी लिख सकते हो, विभिन्न आवेश प्रवाह के कारक या फिर विभिन्न आवेश वाहक। विभिन्न आवेश वाहक यानी आवेश को कौन कौन आगे बढ़ाने का काम करते हैं, धारा प्रवाह में काम करते हैं। तो ये अपन ने 4 चीजें देख ली। चलिए, तो ये टॉपिक भी अपना फिनिश हुआ। अब अपन आगे कुछ दूसरा पढ़ लेते हैं। क्या चीज है, एक तो थ्योरी थोड़ी सी ऐसी रहती है। चलिए, अब अपन लिख लेते हैं धारा की गणना। धारा की गणना कैसे करेंगे, जो सुनना ध्यान से। हालांकि ये पहले से ही पता पड़ गया आपको, तात्क्षणिक धारा होता I बराबर dQ/dt है। एक औसत धारा की बात करूं मैं तो फिर Q/T लेना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना। नंबर 1, कुल प्रवाहित आवेश
Q हो तो I का फॉर्मूला हो जाएगा Q/T है। ये क्या टाइम पास है। अभी दूसरा देखो, ध्यान से सुनना। इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश लूं तो, या फिर मैं आवेशों की संख्या दे दूं तो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यदि t समय में कैपिटल N कण प्रवाहित हो और प्रत्येक पर आवेश Q है, तो मेरी बात सुनना। एक ही आवेश जा रहा है जिस पर Q आवेश है तो Q/T, दो जा रहे हैं तो आवेश डबल हो गया ना, 2Q/T। तो I का अब सूत्र क्या लगेगा, तो वो लगेगा Q नेट अपॉन T, और Q नेट कितना है, NQ/T। NQ कैसे आया, अरे भाई एक कण का Q, दो कण होते तो 2Q, तीन कण होते तो 3Q, N कण जा रहे हैं तो NQ, कितना हो जाएगा, NQ। तीसरा, यदि Q आवेश वाले कण T समय में, Q आवेश वाले कण T समय में, यार एक मिनट है ना, कण मतलब स्मॉल n कण ले रहा हूं मैं। यदि स्मॉल q आवेश वाले स्मॉल n कण t समय में, t समय नहीं यार, एक मिनट रुको यार, मैं अलग अलग स्थिति देना चाहता हूं ताकि बाद में आपको तकलीफ नहीं पड़े, बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा काम बन जाए। यदि q आवेश वाले n कण प्रति सेकंड प्रवाहित हो, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। माना कि कैपिटल N कण स्मॉल t समय में प्रवाहित हो रहे हैं, सुनना ध्यान से। मान लो कि कुल n कण है और वो t समय में जा रहे हैं, तो बताओ, इसलिए प्रति सेकंड कण कितने हो जाएंगे, तो प्रति सेकंड कण n/t हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब ऐसे देखो कि मान लो कि 100 कण 5 सेकंड में जा रहे हैं, 100 कण 5 सेकंड में जा रहे हैं, तो बताओ एक सेकंड में कितने कण गए, तो 100/5 यानी कि 20 कण प्रति सेकंड गए कि नहीं गए। तो ये जो प्रति सेकंड कण n/t है उसको नाम दिया हुआ है n कण प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि स्मॉल n है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने सूत्र लिखा था, अतः I बराबर NQ/T था, याद करो NQ/T था, उसकी जगह हो जाएगा सिंपल स्मॉल NQ। क्यों, क्योंकि इस स्मॉल n में स्मॉल n कण प्रति सेकंड ऑलरेडी छिपा हुआ है, प्रति सेकंड ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो डरने की जरूरत नहीं है, अलग से टी लेने की जरूरत नहीं है। चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है। यानी कि आपको डायरेक्ट सूत्र लगाने का है, आपको बोल देंगे इतना आवेश इतने सेकंड में बह रहा है, धारा लाओ, ये आवेश ये समय खत्म कहानी। 10 कण बह रहे हैं 20 सेकंड में बह रहे हैं और प्रत्येक कण पे आवेश इतना है, तो 10 कण के कारण कुल आवेश इतना, और 20 सेकंड में बह रहे हैं तो अपॉन में टी ले लिया, और आपको ऑलरेडी बोल दिया प्रति सेकंड इतने कण बह रहे हैं, तो ऑलरेडी n/t की वैल्यू ये प्रति सेकंड में आ चुकी है। ये इस प्रकार से कर सकते हो। और ये तो हुआ 3। अब चौथा और पांचवा और इंपॉर्टेंट है। चौथा और पांचवा क्या इंपॉर्टेंट है देखना। यदि A अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से n कण गुजरते हैं या प्रवाहित होते हैं, प्रत्येक का आवेश q है, तब अब इधर देखना, सुनना ध्यान से।
माना कि t समय में एक क्षेत्रफल से कुल कण है कैपिटल N, तो बताओ क्यू नेट का मान कितना आ जाएगा? N क्यू आया कि नहीं आया? है ये कैसे आया, समझ में आ रहा है? अब सुनना, अतः प्रति सेकंड यानी कि N/T और इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले कणों की संख्या। तो एक बात बताओ, प्रति सेकंड भी लेना है और क्षेत्रफल भी इकाई लेना, तो अपॉन में ए भी आ जाएगा, प्रति सेकंड प्रति इकाई क्षेत्रफल। तो स्मॉल n जो है इस बार केवल प्रति सेकंड नहीं है, स्मॉल n प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल है, यानी कि अपॉन में n बराबर n अपॉन ए टी भी आ रहा है। तो केवल और केवल n/t की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल n इंटू ए आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास n/t की जगह स्मॉल na आ जाएगा, तो आंसर आ गया मेरे पास NaQ। तो धारा का मान लिखेंगे अपन NaQ। ओके, इस प्रकार से। और पांचवा है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Q की बजाय कण तो ले लेंगे अपन इलेक्ट्रॉन, ताकि Q की जगह आवेश क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, है ना? कैसे लिखेंगे देखना। नंबर 5, यदि किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन प्रति या इकाई आयतन में उपस्थित है, इकाई आयतन में उपस्थित है, तब तो सुनना ध्यान से कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, बहुत सारे। और इलेक्ट्रॉन जो है, चलो एक काम करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, उसका वेग v है। वेग क्या है? v। और तार की लंबाई यहाँ से लगाकर यहाँ तक l है, और तार का अनुप्रस्थ काट जो है वो a है। माना कि इसमें कुल इलेक्ट्रॉन जो है, माना कि कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो है बच्चों कैपिटल N। तो इकाई आयतन के इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इकाई आयतन के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, या इलेक्ट्रॉन आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो वो हो जाएगा N/V, और वो है आपके पास स्मॉल n, क्योंकि इकाई आयतन में उपस्थित कितने हैं? स्मॉल n इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यानी कि मेरे पास n बराबर क्या आ जाएगा? n इंटू वी। तो ध्यान से देखना, विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा का क्या सूत्र लिखोगे? कि वही Q नेट बटा T। ठीक है, सुनना। तो Q नेट का सूत्र तो आपको पता ही है, Q बराबर n ही होता है, कुल इलेक्ट्रॉन, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन बटा समय t। नंबर 2, n का मान आया n इंटू वी, इकाई आयतन इंटू कुल आयतन। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इंटू वी इंटू ई अपॉन टी। अब इसके साथ में, अब ये काम तो अपन अलग करते जाते हैं पैरेलल में, और ये काम इधर अलग करते जाते हैं। चलो सुनो एक चीज और, बट आयतन v का सूत्र मैंने क्या बताया था? हाँ, बेलनाकार तार है अगर, तो आयतन v का सूत्र बताया था, याद करो, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर तो हो गया तुम्हारा एरिया, एच हो गया एल। तो मैं क्या इसको a इंटू एल लिख सकता हूं? तो मेरे पास यहाँ I बराबर सूत्र बन जाएगा। हाँ, मैं इनको तुमको तो समीकरण भी डालता जाऊँ, तो समीकरण नंबर 1 ये डालता जाता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने मुझे समीकरण 1 की सहायता लेनी पड़ी। समीकरण 1 से मैंने n की जगह nv लिख दिया,
फिर समीकरण 2 से मैं v की जगह भी AL लिख दूंगा, तो I का मान आएगा NaLE/T। और इसी प्रकार से मैं अब क्या लिख रहा हूं जो देखना, एंड L/T जो है वो इलेक्ट्रॉन का वेग हुआ, इलेक्ट्रॉन का वेग हुआ। ध्यान सुनना, आयतन का v थोड़ा बड़ा लिखना है ऐसे कैपिटल, और ये वेग है तो स्मॉल v लिखना। तो इलेक्ट्रॉन का वेग, तो यहां L/T जो है इसको मैं v लिखूंगा। तो I का समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर, पहले तो ये मैंने किया 1 से, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 2 से, फिर अब मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 3 से। तो I बराबर क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, NaE, और L/T की जगह लिख दिया मैंने v, और ये कहां से लिखा मैंने, समीकरण नंबर 3 से। तो ये हुआ सूत्र। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग है v, इसको प्यार से vd कहते हैं, नीचे छोटा सा d आता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि हम ये आगे पढ़ेंगे क्या होता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और हिंदी में इसका नाम है अपवहन वेग। तो I बराबर होता है NeAVD। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मैं फिर डायरेक्ट बताऊंगा आगे। मैंने अभी डिराइव करवा दिया तो आगे बताऊंगा। तो धारा निकालने के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग सूत्र है। जहां पे स्मॉल n क्या है, इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्या है, अनुप्रस्थ काट, और Vd क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से जा रहा है उसको Vd कहते हैं। Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यूं मत सोचना कि V तो वेग हो गया, फिर D क्या है, D अलग से अक्षर नहीं है, वो नीचे संकेत मात्र है। ठीक है, तो ये आपके पास एक सूत्र बन गया है। अब आगे मैं आपको ले चलता हूं। ये पढ़ा अपन ने 1 2 3 4 5 डालना ना, उसके ऊपर मैंने एक केस डालना भूल गया। केस 1 डालेंगे स्थानांतरित गति में प्रवाह जो हो रहा है धारा की गणना में, स्थानांतरित गति जो हो रही है, स्थानांतरित मतलब इलेक्ट्रॉन एक लाइन में चल रहा है, उसके ऊपर अपन ने पांचों केस पढ़ लिए। अच्छा, एक चीज और, यहाँ चाहो तो यहाँ लिख लो तुम कि I/A, ये A अपॉन में भेज दूं तो ये हो जाता है मेरे पास NeVd, इसको प्यार से J बोलते हैं। और आगे ये टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, पर फिलहाल लिख लो J का मतलब होता है धारा घनत्व। क्या होता है, धारा घनत्व। ठीक है, हालांकि मैं इसके ऊपर बाद में डिटेल में बात करूंगा, पर ध्यान रखना I/A जो होता है वो धारा घनत्व होता है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चालक तार का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओम के नियम वगैरह सब इसी पे काम करेंगे। क्या बात करो सर, ओम का नियम हमने तो V बराबर IR पढ़ा, इसमें ये I बराबर NeVd और ये सब ओम के नियम में भी आएंगे। बिल्कुल, ओम का नियम प्रूफ करना पड़ेगा ना कि ये V बराबर IR कैसे आया, तो वो इससे प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब ये तो पढ़ा अपन ने केस 1 में 5 केस पढ़े थे कि स्थानांतरित गति में आवेशों की स्थानांतरित गति में धारा की गणना कैसे होती है। और अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और वो है वर्तुल गति में। वर्तुल गति में क्या है, और कुछ नहीं है कि मान लो कि एक कोई Q आवेश जो है वो V वेग से किसी वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। ठीक है, R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है। तो धारा का सूत्र क्या पढ़ा अपन ने, धारा का सूत्र तो वही Q/T पढ़ा। एक ही आवेश है तो Q नेट Q ही रहा है। अच्छा, समय T बराबर कैसे लाओगे, तो ध्यान से देखना, चाल V बराबर दूरी बटा समय होता है कि नहीं होता है। तो T बराबर वज्र गुणा से क्या होगा, S/V, और S का मतलब क्या है 2πr। कैसे आया 2πr, समझ ही गए होंगे, दूरी बटा समय। मान लो इसका समय जो है यहाँ से यहाँ तक का वो T है, तो T बराबर क्या हुआ, दूरी बटा चाल। तो V स्पीड से जा रहा है तो V स्पीड से 2πr/V, ये तो इसका समय हुआ। फिर आप बोलोगे सर पूरे चक्कर का समय क्यों लिया, थोड़े से का क्यों नहीं लिया, कि मान लो यहाँ पे अपन ने एक ऐसा काल्पनिक अनुप्रस्थ काट मान लिया, तो ये Q आवेश यहाँ से गुजरा, वापस से T समय बाद वापस Q गुजरेगा, तो हर T समय में Q गुजरा, तो T समय जो लिया वो पूरे एक
चक्कर का लेना पड़ा, इसलिए मेरे को दूरी जो है वो इतनी सी क्वार्टर सर्कल, आधा सर्कल ऐसे नहीं लेके पूरी लेनी पड़ी। चीज कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ऐसा पूरी दूरी ही क्यों ले रहे, अर्ध चक्र वाली क्यों नहीं ली? क्लियर हो गया? चलो, तो Q/T में मैं T का मान रखता हूं समीकरण 1 से, ये डायग्राम के साथ बना देना, ये साइड में लिख लेना। धारा I की गणना ऐसे होगी, Q/T बराबर Q/2πr/V, तो ये QV ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये एक बार नीट 2015-16 के आसपास या 15 से 20 तक के बीच में ये आया हुआ है, 20 में तो नहीं आया, अभी हमने देख लिया। 15 से 19, 2015 से 19 के बीच में इस सूत्र पर एक प्रश्न आया हुआ है, सिंपल सा प्रश्न आया हुआ है कि एक आवेश Q 2 कूलाम है, उसकी चाल इतनी है, r त्रिज्या के पथ पर घूम रहा है, धारा की गणना करो, खत्म। ये सिंपल सा सूत्र लगाना था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक नोट और लिख सकते हो आप कि नोट क्या है, हम बाद में पढ़ेंगे कि धारा जब बहती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा वो चैप्टर तो, धारा के चुंबकीय प्रभाव। पर फिलहाल ये नोट लिख लो कि धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है B बराबर μ0I/2r। सुनना, म्यू नोट क्या है? जैसे एप्सिलॉन नोट होता है ना, वैसे म्यू नोट होता है। वो सारी चीज बाद में, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो एक वृत्तीय पथ पर धारा I बह रही है, तो इसके क्षेत्र जो ये मान लो धारा I बह रही है, तो इसके केंद्र पर जो B होता है, B नोट बिंदु O पर, या केंद्र C बोल दो आप, सेंटर, तो C बिंदु पर जो B होता है वो μ0I/2r होता है। और I का मान कैसे निकालोगे? अगर वायर में धारा I दे दे तो डायरेक्ट I रखना है, परंतु आपको वायर में देके बोल दे कि आवेश V वेग से बह रहा है, तो फिर धारा का ये सूत्र लिखेंगे और फिर वहां पे चुंबकीय क्षेत्र BC बराबर लिखेंगे μ0, और ये हो जाएगा QV/2πr और 2r। अच्छा, R मैंने गलती से ये लिख दिया, कैपिटल R की त्रिज्या ली, तो इसमें भी कैपिटल R लिखूंगा, तो 2πr और 2r मिलके क्या हो जाएगा? 4πr²। तो इस प्रकार से B का क्षेत्रफल, सॉरी B का सूत्र जो है वो ये बन जाता है। परंतु ये जस्ट आपको एक बीच में चिपका दिया है मैंने, क्योंकि वहां पे फिर मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा और बोल दूंगा नोट्स पढ़ लेना, तो मैं समझ में आ जाएगा कैसे हुआ, ठीक है। वहां पे दोबारा मैं आपको ये चीज नहीं करवाऊंगा। तो अब आपके पास क्या बचता है? तो ये सारी चीज केस सेकंड ले लिया मैंने, केस फर्स्ट ले लिया। अब केस थर्ड और ले लेते हैं। केस थर्ड क्या है? वर्तुल गति भी नहीं, ये भी नहीं, सीधा सीधा V विभवांतर दे रखा हो और प्रतिरोध दे रखा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन की गति वगैरह कुछ पता ही नहीं है, अंदर का प्रोसीजर पता ही नहीं है ना। जैसे केटीजी में दाब, ताप, आयतन ये तो बाहर से पता है, लेकिन अंदर उसकी गतिज ऊर्जा, वेग वगैरह कुछ पता ही नहीं है ना। वैसे आपको इलेक्ट्रॉन तक भेजा ही नहीं और आपको डायरेक्ट बोल दिया केस थर्ड में कि एक कोई तार है जिसका प्रतिरोध तो है R और उसके सिरों पर विभवांतर लगाया है V, तो I धारा का सूत्र क्या होगा? तो सिंपल है, I धारा का सूत्र होगा V/R, दैट्स इट। इतना सा ये फॉर्मूला हो गया। चीज समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ धारा के प्रकार क्या होते हैं। या पहले मैं धारा के प्रभाव ले लेता हूँ। धारा के प्रभाव, कौन सी धारा? विद्युत धारा। विद्युत धारा के प्रभाव है नंबर 1 चुंबकीय प्रभाव। ये पूरा एक चैप्टर होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद चैप्टर आता है धारा से चुंबक बनती है तो चुंबक से वापस धारा भी बन जाती है, तो उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो भी मैं पढ़ूंगा। और विद्युत चुंबकीय के कारण एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, तो वो भी एक चैप्टर है, वो भी मैं पढ़ूंगा। ये 3 चैप्टर मैं पढ़ूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद हाँ, तो ये हुआ विद्युत चुंबकीय प्रभाव। दूसरा है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव इसी चैप्टर का पार्ट है, तो मेरे को ये पहले लिखाना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो। ऊष्मीय प्रभाव का दूसरा नाम है जूल प्रभाव, और ये क्यों होता है इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। और तीसरा है रासायनिक प्रभाव। ये आपके फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री के सिलेबस में है। शायद मेरे को जहाँ तक याद है वो कुछ होता है ना, बैटरी में एक तरफ कुछ चांदी कितनी परत चढ़ानी है, कुछ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो वो रासायनिक प्रभाव जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये 3 तरह के तो क्या है, इस पे प्रभाव हैं। और धारा के प्रकार कौन कौन से हैं? विद्युत धारा के प्रकार, तो धारा के प्रकार के लिए लिखेंगे 2 प्रकार की विद्युत धाराएं होती है। नंबर 1 डीसी धारा। डीसी 2 प्रकार की होती है, नियत और परिवर्ती या वेरिएबल, ठीक है।
और नंबर 2 होती है प्रत्यावर्ती धारा। डीसी को कहते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, और इसका इंग्लिश नेम है डायरेक्ट करंट, ठीक है। और ये है एसी, एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा, और इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। तो डीसी धारा जो है वो इस प्रकार से होती है कि ये धारा केवल और केवल पॉजिटिव होती है। अब या तो नियत हो सकती है या परिवर्ती हो सकती है, परंतु प्रत्यावर्ती धारा जो है वो पोलैरिटी चेंज होती है, ध्रुवता जो है, ध्रुवणता, वो अल्टरनेट तरीके से कैसे चेंज होती है ध्यान से देखना। ये पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ साथ वापस पॉजिटिव, और हमेशा ये एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव ऐसी होगी तो ही प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। ये ग्राफ भले प्रत्यावर्ती जैसा दिख रहा है लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव में जा रहा है, इसलिए ये केवल और केवल दिष्ट धारा है। हाँ, ये नियत दिष्ट धारा नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ। तो आज तो अपन इस पर कुछ प्रश्न नहीं कर पाए, थ्योरी में निपटाया, ठीक है। कल अपन इस पर प्रश्न ले लेंगे। थैंक यू।